हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ आज मैं आप लोगों के लिए एक नया इन्फॉर्मेटिव लेक्चर लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग कंटिन्यू डिफेंस से रिलेटेड बात कर रहे थे और आज हम फिर से आपके सामने एक डिफेंस की जो पोस्ट है एनडीए उसके ऊपर लेक्चर लेके आए हैं। तो आप मेरे साथ आप जानते हैं इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्या होता है इसका मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस, किस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ, मैं इस एक बात और आपसे बोल दूँ यहाँ पे, इससे पहले जो एनडीए का एग्ज़ाम होता था नेशनल डिफेंस एकेडमी का, अभी तक लड़कियां यहाँ पे अलाउ नहीं थी। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी जस्ट डिसीजन आया है और जिसमें लड़कियों को भी मतलब कि आपका एलिजिबल कर दिया कि लड़कियां भी अब अप्लाई कर सकती है, लड़कियां भी इसके लिए एलिजिबल है। ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य डिसीजन है, मतलब कि वेलकम है इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा भी किया, लड़कियों को भी हर जगह मिलना चाहिए हर एक क्राइटेरिया में। तो अब लड़कियां भी इस एग्जाम में भाग ले सकती हैं, अब एनडीए में लड़कियां भी जाएंगी, ये भी अच्छी बात है। मैं बात करूंगा उस पर भी बात करूंगा, लेकिन आज अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी के ऊपर। ये एक ऐसी पोस्ट है जो एनडीए और नेवल एकेडमी इसका जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है, मैं पहले इस पर बात कर लूँ एनडीए क्या है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, और ये एकेडमी आपकी कहाँ पे है? पुणे में। यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप पुणे जाओगे इसका ट्रेनिंग के लिए। और एनए का होता है नेवल एकेडमी जो आपकी केरला में है। ये ब्रांचें हैं, अलग अलग हैं, इसके हेडक्वार्टर है। ये मैं बता दूं, ये एनडीए एक ऐसा और नेवल एकेडमी जो एग्ज़ाम थ्रू होते हैं, एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराए जाते हैं, ये आपके एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा कराए जाते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, ये एग्ज़ाम क्या कंडक्ट कराती है। और हर साल में, अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम कितने साल में लेती है, प्रत्येक साल में ये एग्ज़ाम 2 टाइम, मतलब कि दो बार एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। प्रत्येक 6 महीने पे एग्ज़ाम क्या होते हैं, एग्ज़ाम लिए जाते हैं। हाँ, मैं बता दूं एक बात, तो एनडीए इंडिया की पहली ऐसी एनडीए है जो इंडिया की पहली ऐसी मतलब कि ऐसी वैकेंसी बोल रहे हैं, ऐसी फोर्स है जिसमें तीनों ग्रुप, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों की रिक्रूटमेंट की जाती है। फिर आपकी चॉइस के हिसाब से और आपकी उस क्राइटेरिया, सब्जेक्ट के क्राइटेरिया, जो 12th का आपका क्या क्राइटेरिया है उस हिसाब से आपको मिलता है और आपकी चॉइस के हिसाब से मिलता है। आपने प्रीफ्रेंस किस प्रकार से दिया था, जो प्रीफ्रेंस जब आप भरोगे फॉर्म तो उन सब चीज़ों में दिखाई जाती है। हाँ, मैं बात कर लूँ एनडीए की, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, ये खड़क बासला पुणे में है और इम्पोर्टेंट है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। वर्ल्ड की फर्स्ट ट्राई सर्विस है, दुनिया की पहली जहां पे तीनों सेनाओं की एक साथ ट्रेनिंग होती है। ये बहुत इंफॉर्मेटिव भी है आपके लिए। डिफेंस जैसे एग्जाम में जा रहे हो तो ये सब चीज़ें बताना। देखो मेरे यहाँ आपको बताने का पर्पज ये नहीं है कि केवल एग्जाम बता दूं, कितने एग्जाम होते हैं, कितने नंबर का होता है, ये सब चीज़ें नहीं। मेरा मतलब है कुछ चीज़ें और अलग हटके आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो यहाँ पे आप देखिए कि खड़क बासला पुणे में, जिस जगह पे एकेडमी है, खड़क बासला करके आप जाओगे, खड़क बासला पुणे में देखोगे, खड़क बासला रोड भी है, मतलब पूरा एरिया आता है एनडीए करके पूरा, तो पुणे में है इसकी मेन ब्रांच। और दुनिया की पहली ट्राई सर्विस, मतलब दुनिया की तीनों सेनाओं की एक साथ ट्रेनिंग होती है। मैं बात करूं इसकी इस्टेब्लिशमेंट की, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 जनवरी 1955 को। ये बहुत पुरानी हमारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो 16 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। वही बात में INA की, मतलब कि वही NA है, नेवल एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी। इंडियन नेवल एकेडमी की बात करूं, इसकी जो ब्रांच है ट्रेनिंग होती है वो केरला में होती है। और ये एशिया की बिगेस्ट नेवल एकेडमी, मतलब एशिया की सबसे बड़ी नेवल एकेडमी है। जितना जो कोस्टल एरिया है आपका, मतलब कि जो मालाबार और कोंकण, मालाबार है और आपका ये आ जाएगा कोंकण कोस्ट, इस तरफ पूरे इसी एरिया में पूरा केरला और महाराष्ट्र, ये पूरा नीचे का जो एरिया है कर्नाटका वाला, यहाँ पे इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। ये पूरा कोस्टल एरिया आ जाएगा, तो इस एरिया में इनकी ट्रेनिंग पूरे ब्रांच बनी हुई है, बड़ी एरिया में फैला हुआ है। मैं बात करूं थोड़ी सी, अब मैं बात आता हूं कि आपके यहाँ पे क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। कुछ नहीं, यहाँ पे आपको 12th पास आउट चाहिए। 12th पास आउट के लिए ज़रूरी नहीं कि आपका 12th कंप्लीट हो। अगर आप 11th क्लास में रनिंग में है, अगर आपका 11th क्लास कंप्लीट है और 12वीं क्लास आपकी रनिंग में है, 12th क्लास आपकी रनिंग में, तो ये एग्ज़ाम आप अप्लाई कर सकते हो। इस एग्ज़ाम के लिए आप मतलब कि एलिजिबल हो। अब आपको यहाँ पे जो चीज़ जाननी है कि यहाँ पे 3 फोर्स हैं, जैसे आर्मी भी आएगा, नेवी भी आएगा, एयरफोर्स आएगा। मैं बात करूँ स्पेशल आर्मी विंग्स की, जो केवल आर्मी का क्राइटेरिया है, उसमें 12th पास चाहिए या मतलब रनिंग हो 12वीं उसकी,
ऑल बैकग्राउंड का मतलब है कि चाहे आपका वो मैथ स्ट्रीम हो, चाहे वो आपका बायोलॉजी स्ट्रीम हो, चाहे वो आपका मतलब कि आर्ट स्ट्रीम हो, एग्रीकल्चर हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम हो, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो फिर वो आप आर्मी विंग्स में जा सकते हो। ओनली एलिजिबल है आर्मी विंग्स के लिए किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं एयरफोर्स विंग्स की और नेवी विंग्स की, तो इसमें ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स, जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंटों का फिजिक्स और मैथ है वो केवल और ओनली जाएंगे, किस में जाएंगे, वो आपके केवल और केवल ओनली जाएंगे आपके एयरफोर्स विंग्स में और नेवी विंग्स में। ठीक है, तो आर्मी विंग्स में वही स्टूडेंट जा सकते हैं जिनका कोई भी स्ट्रीम रहा हो 12th में, 11 12 किसी भी स्ट्रीम से किए हो तो वो बच्चे जा सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूं कि इसमें आपके स्पेशली एयरफोर्स विंग्स और नेवी विंग्स में वही स्टूडेंट जाएंगे जिनने मैथ और फिजिक्स स्पेशल लिया हो 12th में। बायोलॉजी वाले भी स्टूडेंट इस स्ट्रीम में नहीं आ सकते, नेवी और एयरफोर्स में। मैं बात करूं, यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे स्टूडेंट ने पूछा कि सर परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया होगा, तो नो परसेंटेज क्राइटेरिया है यहाँ पे। यूपीएससी जैसे एग्जाम में बता दूं, ये एग्जाम है जो एग्जाम लेते हैं यहाँ पे यूपीएससी एग्जाम में, ज़्यादातर एग्जामों में कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ तक कि आप आईएएस का एग्जाम देखो, एसी का, असिस्टेंट कमांडेंट का देखो, और आपका सीडीएस का एग्जाम देखो, और भी एग्जाम्स देखो जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, उनमें परसेंटेज से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए नो परसेंटेज इशू, तो कोई परसेंटेज इशू नहीं है। अब मैं बात करता हूँ एज की क्या होनी चाहिए, यहाँ स्टूडेंट की एज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ आपने जाना कि नेवी क्या है, एयर मतलब एनडीए क्या है, एनए क्या है, तो इनकी इंफॉर्मेशन देखी। फिर आपने देखा कि ट्राई सर्विस है, फिर इसके बाद हमने देखा कि नो परसेंटेज इशू होना चाहिए। अब बात आती है एज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एज के लिए आप यहाँ देखिए, व्हाइल अप्लाइंग, जब स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेगा, जब बच्चा फॉर्म भरेगा स्टूडेंट, तो उसकी एज होनी चाहिए 15 से 18 के बीच में। मैं वो इसलिए इन लोगों ने 11th कंप्लीट रखा है और 12th रनिंग रखी है, तो स्टूडेंट को 15 to 18 पास्ट 15 to पास्ट 18 मतलब 15.5 से 18.5 के बीच में होनी चाहिए। और अगर उसकी जब ज्वाइनिंग होनी तो 1 साल लग जाता है, मतलब कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस में। तो ऐसे करके एक क्राइटेरिया रखें 16.5 से 19.5। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि 11th में हो, आपकी एज मतलब कि आराम से 11th के समथिंग आपकी एज वो पहुंच जाएगी 16 साढ़े 16 के समथिंग, और आपको यहाँ समथिंग मान लो 3 साल मिलेंगे, 6 अटेम्प्ट मिल जाएंगे 6 मंथ करके। तो ये भी अच्छा है, अच्छा पोस्ट भी है, ऑफिसर पोस्ट है, ये सब जो पोस्ट है सब ऑफिसर रैंक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे, ये तो हो गई आपकी अप्लाइंग और एज से रिलेटेड। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा इशू रहता है रिजर्वेशन का, कहते हैं SC ST वालों को रिजर्वेशन दिया जाता है, और आपका यहाँ पे मतलब और भी अदर कम्युनिटी के लोग, जनरल या ओबीसी या EWS जो भी नया जुड़ा गया है, इन सब का इशू रहता है। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, इसने कोई भी रिजर्वेशन की कंडीशन नहीं रखी है। इसमें सीधा है नो कास्ट सिस्टम, प्रॉफिट, एज एंड नंबर। तो नंबर, एज और प्रॉफिट, रिजर्वेशन जैसे यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं रखी है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो ये डिफेंस में ये चीज़ें नहीं रखी हैं, एनडीए जैसे एग्जाम है। हाँ, यहाँ पे मैं बता दूँ इस एग्जाम को एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन और दे दूं, इंपॉर्टेंट ये तो है। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले ओनली बॉयज आते थे, अभी इस एग्जाम को बॉयज और गर्ल्स अब दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम को दोनों ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बता दूं अभी ये इसके अप्लाई फॉर्म हो भी रहे हैं, और अभी इसका एग्जाम 14 नवंबर को है। कब है, डेट दे भी दी है, तो इसकी डेट है एग्जाम की 14 नवंबर को डेट आ गई है, तो ये एग्जाम भी है 14 नवंबर को। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं बता दूं हमारे यूट्यूब, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे, हमारे चैनल को जैसे ही आप बुक देखोगे तो उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी GS के लेक्चर मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड और भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर के मिल जाएंगे। अभी फुल लेक्चर ऐसे नहीं है, कोई भी स्पेशल एनडीए के लिए नहीं, लेकिन आपको GS में मदद करेंगे और आपको करंट अफेयर में मदद करेंगे, तो आप जाके देख सकते हो, फ़ायदा भी ले सकते हो। अब मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ पे आती है बात, कुछ बच्चों ने ये भी पूछा था कि सर एनसीसी हो अगर किसी का 11 12 में तो उसको क्या प्रॉफिट मिलेगा। हाँ बिल्कुल, एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम में अगर आपका एनडीए एनसीसी का सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, तो इसका प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपके नंबर में नहीं मिलेगा। इसका प्रॉफिट आपको एसएसबी में मिलेगा, जो आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। मतलब जब आपका इंटरव्यू बोल सकते हैं आप इसको सिंपल लैंग्वेज में, ये इंटरव्यू होता है जब एग्जाम के बाद, तो इसका एनसीसी सर्टिफिकेट का फायदा आपको आपके मतलब कहाँ जाके मिल सकता है, वो आपको जाके इंटरव्यू में मिलेगा। अब मैं आता हूँ कि इस एग्जाम में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते, किस किस कंट्री के लोग इसमें अप्लेबल है।
एलिजिबल है। कौन कौन लोग आ सकते हैं? तो देखो एक ये एग्जाम कुछ ऐसे हैं यूपीएससी के, जिसमें यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के भी आ सकते हैं, नेपाल भी आ सकता है, यहाँ तक कि तिब्बत रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1952 में 1962, आपको पता है चाइना की डेट है जब चाइना से रिफ्यूजी, जब तिब्बत के जो दलाई लामा थे उनने हेल्प मांगी थी, मतलब जवाहरलाल नेहरू उस समय पीएम थे हमारे देश के, तो उस समय हेल्प मांगी थी और उस समय इंडिया आए भी थी वो, उसी टाइम फिर चाइना ने अटैक कर दिया था। तो उस समय जो तिब्बत रिफ्यूजी तिब्बत जो शरणार्थी थे वो भारत के लिए भागे थे, भारत की ओर आए थे, तो हमने उन लोगों को क्या ये सिस्टम रखा था कि जो इंडिया में आ रहे हैं तो उनको हम क्या तिब्बत रिफ्यूजी कहा, शरणार्थी कहा, उनको कहा कि वो सब क्या ये सेंट्रल के जितने एग्जाम में वो एलिजिबल होंगे। और ये बात बोली और भी अदर स्टेट श्रीलंका वगैरह के और भी अदर कंट्री के, लेकिन उनके क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशंस हैं और भी इन्फॉर्मेशन आपको जान डिटेल से जाननी, सो आप नोटिफिकेशन में जाके आराम से ये चीज़ें जान सकते हो। अब मैं बात आता हूँ एग्जाम प्रोसेस की, ठीक है। एग्जाम में बात करूँ, एग्जाम दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी लैंग्वेज में और आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। पेपर दोनों मीडियम में प्रिंट होता है, ऐसा कोई भी इशू नहीं है इसमें, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे पेपर होता है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल रहते हैं। अब मैं बात करूँ इसमें पेपर कितने, देखो एग्जाम पैटर्न की बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। मैं ज़्यादातर बताऊँ एनडीए के जो स्टूडेंट हैं, मैथ वालों को कुछ इसमें ज़्यादा फायदा होगा एनडीए जैसे एग्जाम में, क्योंकि मैथ का एक इसमें कंपलसरी एग्जाम है, तो वो सभी एक स्टूडेंट को देना, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हो। तो पहला है मैथ्स का एग्जाम, पहला पेपर होगा मैथ्स का, दूसरा जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब मैं बात करूं क्वेश्चन आएंगे इसमें कितने, 120 क्वेश्चन होंगे। मार्क्स की बात करूं तो 300 मार्क्स होंगे और ईच क्वेश्चन होगा वो 2.5, मतलब कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 0.83, तो 0.83 नेगेटिव मार्किंग है। यूपीएससी का एग्जाम है, आपको पता है 1/3 मार्किंग रहती है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग। अब आती है बात क्वेश्चन की, अगर मैं जीएटी की बात करूं तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स की बात करूं तो यहाँ पे 600 नंबर का मार्क्स है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, याद रखना। देखो मैथ का यहाँ पे 2.5 नंबर का, ये 4 नंबर का, तो ईच क्वेश्चन प्रत्येक। और नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ 1.33, तो आपका समथिंग 1.33 यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। अब मैं थोड़ी बात करूँ सिलेबस की, मैथ की अगर सिलेबस की बात करूँ तो ऑल टॉपिक्स आ जाएंगे। मैथ के जितने भी टॉपिक्स हैं 40 से 45 टॉपिक हैं मैथ्स के, जो आप 11th-12th में जो मैथ्स पढ़ते हो वही मैथ्स आने वाली है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी मैं बात कर लूँ कि यहाँ पे थोड़ी चीज़ एक ध्यान देना है कि इस मैथ के टॉपिक में सबसे ज़्यादा एडवांस मैथ ज़्यादा आती है एनडीए में। एडवांस मैथ का कुछ ज़्यादा यहाँ पे रोल है, जिसमें आपकी ज्योमेट्री वगैरह आ जाएगी, ठीक है, और आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो आ जाएगा, और आपका प्रोबेबिलिटी है, और आपका पाई चार्ट है, डायग्राम है, ये आ जाएंगे। और यहाँ इंपॉर्टेंट ये आने के बाद और आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपका जैसे सर्कल है, ट्रायंगल वगैरह है, तो ये सब चीज़ें टॉपिक इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आधा स्कोरिंग कम से समथिंग इन्हीं का रहता है। फिर बात करता हूँ मैं जीएटी की। जीएटी में देखो 150 क्वेश्चन है और 50 नंबर का इंग्लिश, एबीसी करके आते हैं ये पार्ट तीनों, ए बी सी, ये आपका पार्ट ए, ये आपका पार्ट बी और ये पार्ट आपका सी, ऐसे करके रहता है। जिसमें ए सेट में आपकी इंग्लिश होगी और बी सेट में साइंस होगा 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन सॉरी, और 50 क्वेश्चन जीएस के होंगे, जिसमें इंग्लिश में सभी रहेगी, पूरी ग्रामर रहेगी, ग्रामर के साथ साथ अनसीन पैसेज भी रहता है और मतलब एरर्स रहते हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं। इसके बाद आप साइंस देखिए, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों रहेगा और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी भी रहेगी, साइंस एंड टेक भी रहेगा, और शायद हो सकता है, मतलब हो क्या सकता होता भी है, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन मिक्स हों। फिर आता है मैं जीएस की बात करूँ तो जीएस में आपका पूरा आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और आपका इसमें इन्वायरमेंट हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा, ये सब सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड करके हैं। तो इस प्रकार से आपका इसका एनडीए का सिलेबस है। अब मैं आगे बात करता हूँ आपके एसएसबी की। एसएसबी क्या है? एसएसबी को आपको सिंपल लैंग्वेज में इंटरव्यू कहते हैं। एसएसबी क्या है? इसका फुल फॉर्म है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एक बोर्ड रहता है और एक कंडीशन आपकी तब होती है जब आपका इसका क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, जब एग्जाम आप क्वालिफाइड हो जाते हो, और तुरंत ही 1.5 या 2 महीने के बाद इसकी डेट दी जाती है। एसएसबी आपका 5 दिन का चलता है। कितने दिन चलता है? 5 दिन का चलता है। 5 दिन इसका एसएसबी होता है और ये आपका होता है 2 स्टेज में, बता दूं, पहली स्टेज और सेकेंड स्टेज। पहली स्टेज को बोलते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या रहता है, इसमें देख लीजिए 2 टाइप की चीजें रहती हैं स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग में कंडीशन है ऑफिसर इंटेलिजेंस एंड रेटिंग टेस्ट। तो आपकी यहाँ पे एबिलिटी टेस्ट की जाती है कि आपकी मानसिक
योग्यता देखी जाती है। फिर इसके बाद आपको एक रूम में ले जाया जाएगा या कहीं पे एक ऐसे करके पिक्चर दिखाएंगे, परसेप्शन एंड द डिस्क्रिप्शन टेस्ट। पिक्चर दिखा करके एक रूम में ले जाएंगे आपको और वहाँ पे रूम में बिठा देंगे। फिर उसको क्या है, स्पेशल रहता है कि उस पिक्चर को दिखा के आपको उस पिक्चर के बारे में इमेज करके लिखना पड़ता है और फिर उसी पिक्चर के बारे में आपको एक ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ग्रुप डिस्कशन। तो ये होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर जो बच्चे ये एक ही दिन का होता है, क्या है, पहले दिन का होता है, ये ओनली वन डे होता है। टोटल 5 डे में आपका क्या रहता है, एक दिन का स्क्रीनिंग होता है। अगर आप ये क्वालिफाइड हो जाते हो तो फिर आपको सेकंड स्टेज में जाएगा। अगर नहीं होता क्वालिफाइड तो स्टूडेंट हु कुड नॉट क्लियर स्क्रीनिंग आर सेंट बैक, और वो क्या हो जाएंगे, रिटर्न घर चले जाएंगे अगर उनका स्क्रीनिंग से बाहर हो गया पहले दिन। सेकंड स्टेज आपकी 4 दिन की होती है, कितने दिन की, 4 डेज की। लास्ट में अब आप ये मान लीजिए जिन स्टूडेंट का 4 स्क्रीनिंग आपका क्लियर हो गया, अगर स्क्रीनिंग क्लियर हो जाता है तो ये कंफर्म मानिए कि उनको 5 दिन तक अपने बोर्ड मतलब कि उन सिलेक्शन बोर्ड के साथ रुकना ही है। खाना पीना रोना धोना सब मतलब वहीं पे चलने वाला है आपका, वहीं पे उनको साथ आपको टाइम बिताना है जितने दिन भी है। वो आपकी सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं और उसमें आपके कुछ टेस्ट भी लिए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है आपका साइकोलॉजी टेस्ट, इम्पोर्टेंट है। बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, किस प्रकार से बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। फिर एक होता है GTO टास्क, फिर एक पर्सोनल इंटरव्यू होगा, एक इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस, लास्ट में आपकी कॉन्फ्रेंस होगी। आपको इस स्टेज में बता दिया जाता है कि आप एग्ज़ाम क्लियर किया है, आप मतलब सेलेक्ट है या नॉट सेलेक्ट है, तो ये बता दिया जाता है। और ये बताने के बाद इस स्टेज के बाद आपका जब अगर एक क्लियर हो जाता है फिर यहाँ पे आपका होता है लास्ट में मेडिकल। क्या आएगा, मेडिकल। तो मेडिकल हो जाता है, मैं किसी दिन ये सब चीज़ें डिस्कस कर दूंगा, मेडिकल वगैरह ये अलग से मैटर है, अलग से टॉपिक है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे आज, देखो यहाँ पे मैंने जो बात की ये NDA की रिलेटेड की और ये थी इन्फॉर्मेशन कि इनको अप्लाई कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें कैसे करते हैं मैं बता दूँ। UPSC एग्जाम कंडक्ट कराती है और प्रत्येक साल में 2 बार ये एग्जाम होता है, मतलब कि एवरी 1 ईयर पे 2 टाइम से एग्जाम लिया जाता है। और अभी जस्ट इसका एग्ज़ाम नवंबर में है और ये मान लीजिए कि अभी फिर से नया नोटिफिकेशन आ गया है और इसका जनवरी में नोटिफिकेशन, जनवरी में आ जाएगा, फॉर्म अप्लाई होने लगे। फिर से मार्च या अप्रैल के बीच, अभी मुझे डेट तो नहीं है कंफर्म यार, लेकिन आप एक बार इसका कैलेंडर UPSC का देख करके न्यू डेट देखना इस बार, क्योंकि शेड्यूल चेंज हुआ है सब, इस बार शेड्यूल चेंज हुआ है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हो और देख सकते कब अप्लाई करना है, उसकी सब नोटिफिकेशन रहता है कि एग्ज़ाम कब आएगा और इसका एग्ज़ाम कब लिए जाएंगे। तो ये सारी डेटें देखी जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप वहाँ जाके एक बार डेट सर्च कर लेना एग्ज़ाम की कि एग्ज़ाम कब होगा और न्यू एग्ज़ाम की डेट क्या है, उसी हिसाब से आप अप्लाई करें। हाँ, एक बात और, इससे रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट लगता है, आपका क्लियर नहीं हुआ है, कोई समझ में नहीं आए, तो आप मुझे मतलब कि सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट मतलब कि आपका डाउट क्लियर करने की। मिलते हैं तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय हिंद।